हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्योंकि मैं हूं साइंस वाली टीचर, तो साइंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को लेकर मैं आपके सामने आ गई हूं एक और नए NCERT बुक के चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक जो हमने लास्ट पढ़ा था वो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था यहाँ तक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। टॉपिक तो आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इससे पहले हमें जानना होगा कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन को हिंदी में अगर हम बोले तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर लाइट का टकरा कर किसी सरफेस से वापस आना। और कैसी सरफेस से वापस आना? हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हाईली पॉलिश्ड मतलब जो एकदम स्मूथ हो। तो सबसे स्मूथ सरफेस जो होती है वो होती है आपकी मिरर, है ना। आपने देखा होगा कि मिरर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन देता है क्योंकि वो आपका चेहरा, आपका पूरा हुलिया आपको दिखा देता है। तो लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, इसके इस तरफ पेंट हुआ है और इस तरफ ये चमकदार है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि लेट सपोज कि कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, है ना। इस सरफेस पे क्या हुआ, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और वो टकरा कर इसी सरफेस पे वापस आ गई। ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ से जाके इधर आगे जाके चली गई, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके के फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर, है ना, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, है ना। उस पर गिरने वाली ऑलमोस्ट सारी लाइट को वो क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पहले से पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। अब हमें तो नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बेसिकली अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक इस तरीके से सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कोई लाइट फॉल हुई, तो जहाँ पर फॉल होती है ना, ये लेट सपोज कि हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिरर एम। एम क्या है, हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुई, हमारी कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इस तरीके से इंसिडेंट हुई, तो हमने बोल दिया कि इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर क्या बनता है, एक नॉर्मल बनता है। और नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल हो गया। तो यहाँ पर सेम एंगल से क्या हो जाती है, जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री पर ये आई है, तो 30 डिग्री पर ही ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस आर इज कॉल्ड, जो कि ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई है जो मिरर, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, मैं इसको दूसरे कलर से आपको दिखा देती हूँ बनाकर, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा है नॉर्मल, है ना, ये हमारी इंसिडेंट थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, जो कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, एकदम पीछे की तरफ से इसमें पेंट होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है ये हमारी। तो यहाँ से आई और यहाँ पर चली गई, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा एक लॉ है। पहला लॉ इसका होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट, इसको हम एन से दिखाते हैं नॉर्मल को। इंसिडेंट रे होगी हमारी ये वाली इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये हमारा प्लेन 1 है, तो एक ही प्लेन वन पे ही ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ये हमारा प्लेन 2 हो गया लेट सपोज, तो ये इस साइड नहीं आ रहे ना, सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है ये। और दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल आई इज इक्वल्स टू हो जाता है एंगल आर, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लॉ होता है। पहला लॉ की ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो हम थोड़ा सा करते हैं इसको स्क्रॉल और देखो लॉ, लेट अस रिकॉल दीज लॉज। इन लॉज को हम क्या करते हैं, रिकॉल मतलब दोबारा से क्या करते हैं, हम इनको देखते हैं। तो दोबारा से हम देखते हैं कि क्या है लॉज हमारे। पहला लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने दूसरा बोला था, इन्होंने पहला लिखा हुआ है। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, है ना। सेकेंड कहता है कि द इंसिडेंट रे, है ना, ये वाली जो इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वही कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे,
कौन सी जो रिफ्लेक्ट हुई है, कौन सी वाली, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ये कह रहा है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारी की सारी क्या सेम प्लेन पर क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए। ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन, है ना। देखो प्लेन 1 पर लाई कर रहे हैं ये, तो इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये। फिर ये है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख के आ सकते हो एग्जाम में। ऑल राइट, तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर। दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे अभी, बट यहाँ पर थोड़ा सी एक लाइन आई है, तो इसको आप समझो कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर जगह पर वैलिड होते हैं। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होती हैं कि वो प्लेन भी हो सकती है सरफेस, वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है। स्फेरिकल इन सेंस कि वो इस तरीके से आपकी स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से जो होती है सरफेसेस आपके आपने देखी होंगी, इस तरीके से चम्मच हो गई आपके घरों पे होती है ना, स्पून स्पून इस तरीके से कर्व्ड होती है ना, तो वो स्फेरिकल हो गई, ठीक है। इसमें इस तरफ पॉलिशिंग है और इसमें अंदर की तरफ पॉलिशिंग है इस वाली सरफेस पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होती हैं स्फेरिकल सरफेसेस। इनको बाकी डिटेल में हम अभी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी हम अपनी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, आप फैमिलियर होंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर से, ठीक है। प्लेन मिरर से कैसे बनती हैं आपकी इमेजेस, मतलब यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं फैमिलियर फैमिलियर, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, बट नहीं पढ़ा है तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देते हैं कि प्लेन मिरर से कैसे बनती हैं इमेजेस। प्लेन मिरर से बहुत ही सिंपल फंडा है इमेज बनने का। प्लेन मिरर से बनती है आपकी, लेट सपोज कि यहाँ पर आपकी रखी हुई है कोई प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर यहाँ पे रखी हुई है, तो ये देखो इस तरीके से आई, तो इस जहाँ जहाँ पर हमारी क्या होगी, इस तरीके से अगर इंसिडेंट हो रही हैं रेज, है ना, जैसे आ रही हैं, अगर इन्फिनिटी से आ रही तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, फोकस से आ रही तो फोकस पे बनेगी, इस तरीके से आपकी होती है। तो ये हमारे प्लेन मिरर से फॉर्मेशन होता है। इसकी डिटेल भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पर जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड पे। तो आप फैमिलियर होंगे कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी कि वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, इरेक्ट होती है, या कैसी होती है, वो सब आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो हम अभी पढ़ने वाले हैं वैसे भी इस चैप्टर में। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब स्क्रीन में बनने वाली इमेज जो होती है आपकी वर्चुअल इमेज होती है, और जिसे आप स्क्रीन में नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट आर योर रियल इमेजेस। तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होती है सीधी, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होती है सीधी इमेज, और वर्चुअल का मतलब होती है आपकी वर्चुअल जिसे आप देख नहीं सकते एक्चुअल में, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो ऐसा थोड़ी है ना कि आपकी हाइट h1 है तो यहाँ पर जाकर आपकी हाइट इस तरीके से दिखाई देती है h2, है ना, नहीं ना, अलग अलग नहीं है ना, h1 अगर आप ये h1 हाइट है तो यहाँ पर भी क्या होगी, h1 ही होगी हाइट, ऑलराइट। तो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़, अगर यहाँ पर आपका मिरर रखा हुआ है, जितनी दूरी पे आप खड़े हो गए यहाँ पर, है ना, जितनी दूरी पे क्या है कि आप खड़े होगे मिरर के सामने, उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी यहाँ पर क्या होगी, बनेगी, है ना। जितना आप यहाँ से यू हो तो यहाँ पर भी यू ही डिस्टेंस में आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। फर्दर द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, मतलब कि जैसे अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है तो उधर आपका ये राइट हैंड होगा। लिटरली इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और लिटरली मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये अगर राइट हैंड है तो इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। इधर आप अपना राइट हैंड उठाते हो मिरर के आगे, है ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा हैंड रेज होता है, लेफ्ट हैंड रेज होता है। हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर कर्व्ड। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं, ये तो था प्लेन के बारे में। अगर हमारा जो सरफेस है जहाँ पे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे प्लेन मिरर था, अगर वो मिरर कर्व्ड हो जाए, कैसा हो जाए, कर्व हो जाए वो मिरर हमारा, है ना, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे आपकी इमेज फॉर्मेशन में, कह रहा है ये। तो ये हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इमेज, जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर कर्व्ड होंगी तब क्या चेंजेस आएंगे, लेट अस एक्सप्लोर। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर दी गई है एक प्यारी सी एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को देख लेते हैं कि ये क्या है एक्टिविटी। तो टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक आपने चमकदार चम्मच लेनी है, चांदी की ले लो, स्टील की ले लो, जो आपके घरों में चम्मच है, नई चम्मच एकदम, ठीक है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, ठीक है, उसके कर्व्ड सरफेस पर आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करो। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करना, अगर देख रहे हो वीडियो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक चमची ले आओ अंदर से अपने किचन से, और देखो और मुझे बताओ, डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज दिख रही है। तो आंसर तो होगा येस। क्या ये आपको बड़ी या छोटी दिख रही है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी दिख रही है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे स्पून को अपने फेस से दूर करना है। फिर आपने
इमेज को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द इमेज। तो ये कैसे चेंज हो रही है ये भी आप मुझे बताना, कि छोटी छोटी हो रही है, बड़ी बड़ी हो रही है, दूर ले जा रहे हो तो कैसा है, पास ला रहे हो तो क्या है। फिर आपने क्या करना है, चम्मच को उल्टा कर देना है, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, है ना। चम्मच को उल्टा कर दो। अब उल्टा करने के बाद देखो क्या क्या आपको कैसा दिख रहा है, कि आपको इमेज दिख रही है। ऑब्वियसली इमेज तो दिखेगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है। अब वो इमेज कैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, कैसे दिख रही है। फिर आपने क्या करना है, कंपेयर करने हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑन द टू सरफेसेस। जैसे अपने एक दोनों तरफ की अपने लिस्ट बना देनी है, सरफेस 1 की और सरफेस 2 की। फिर उन दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, उन दोनों से कैसी कैसी आपकी इमेजेस बनी हैं। ऑलराइट, तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़कर करते हो, अगर आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखोगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं वो चीज़ें। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपका होमवर्क आपने करना है, और इसके नतीजे मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताने हैं कि क्या इसका रिजल्ट रहा, कैसा रहा। ओके, तो द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। तो जो मैंने आपको बोला ना कि अगर मिरर सीधा था तब हमारी इमेज कैसी बनी थी, और कर्व्ड होगा तो कैसी बनेगी, तो उसका आंसर ये है कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। तो जो कर्व्ड सरफेस है ना, वो कर्व्ड मिरर आप उसे कह सकते हो। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स ही हैं जो बेसिकली कर्व्ड, अच्छे से कर्व देते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली आ रहा पार्ट ऑफ स्फेयर। अगर हमारे पास ये कोई स्फेयर है, इस स्फेयर का पार्ट अगर हम कर दें, लेट सपोज कि इतना हिस्सा मैंने कट कर दिया है ना, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ये हिस्सा निकल कर आएगा, और इस तरफ से क्या निकल कर आएगा, ये वाला हिस्सा निकल कर आएगा, है ना। तो ये कर्व्ड मिरर्स कहलाएंगे अगर मैंने इसे कट कर दिया स्फेयर को। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं वो आपके स्फेरिकल मिरर्स ही होते हैं। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेयर। तो ये कह रहा है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ स्फेयर। अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ दूँ तो अगेन आई विल गेट दिस स्फेयर। तो सिंपल सा यहाँ पर इस लाइन में यही बोला गया है कि ये जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ होल स्फेयर। ठीक है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कह रहा है कि ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जो मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो सकती है स्फेरिकल मिरर्स की। अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, तो आप बोलोगे दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल, है ना। ऐसी कर्व्ड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, है ना, तो उनको आप क्या बोलते हो, स्फेरिकल मिरर बोलते हो। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। तो अब आप बारी आ गई है डिटेलिंग में इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने की। ऑलराइट, तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी वीडियो पॉज करके आप सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे चैनल पर। तो अगर आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसके इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे गए, 2000 तक इंप्रेशंस गए थे और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो लेकिन किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, अभी भी मेरे चैनल पर सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जो आपका जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे करके आपको कमेंट करना है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स में। तो स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली हमारे होते हैं, ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। देखो कर्व, जैसे चम्मच होती है ना, चम्मच के 2 पार्ट होते हैं, एक बाहरी हिस्सा होता है और एक अंदरूनी हिस्सा होता है ना। तो वैसे ही हमारे क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो सकती है, कौन कौन सी, इनवर्ड या आउटवर्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड और इनवर्ड, मे बी कर्व्ड, अंदर की तरफ भी कर्व्ड हो सकते हैं और बाहर की तरफ भी कर्व्ड हो सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बताया है कि जो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं उनको कौन से मिरर्स बोला जाता है, और जो बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं उनको कौन सा मिरर बोला जाता है। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। ठीक है, दैट इज फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जिसका फेस जो कर्व्ड जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, वो आपका कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ये है इसका एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये वाला जो मिरर होता है हमारा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए लेट सपोज कि मैंने ये ले लिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, जो ऐसे कर्व मैंने किया हुआ है, लेकिन बाहर की तरफ ना इसमें पॉलिशिंग है। मैं पॉलिशिंग दूसरे से करती हूँ। ठीक है, तो पॉलिशिंग कहाँ पर है, देखो ये है पॉलिशिंग बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या है, पॉलिशिंग है इसमें। और जो ये ब्लैक दिख रहा है ये क्या है, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इधर क्या है, पॉलिशिंग अंदर की तरफ है, ध्यान से देखना, इसमें पॉलिशिंग अंदर की तरफ है, लेकिन जो कर्व्ड पार्ट है वो क्या है, आउटवर्ड है ना। मतलब
पॉलिशिंग इसमें अंदर की तरफ है और जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है वो आउट हो रही है। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन इस तरफ होगी और यहाँ पर इमेज आएगी तो इस तरफ रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी यहाँ पर आपको तरीका मैंने बताया है कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स हमारे होते हैं जिनका जो स्फेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और कॉनकेव वो होता है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है। अभी इसको मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है ना रिफ्लेक्टिंग। इस तरफ क्या है आपका पॉलिश्ड सरफेस है और उस तरफ आपका क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस वाले पोर्शन पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। तो इस टाइप के मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मिरर्स को बोलते हैं इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर्स इज शोन इन फिगर 9.1। ये जो फिगर आपको दिखाई गई है ये वाली है ना, ये है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। शेडेड साइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, जो शेड किया हुआ ना ये ग्रे कलर से, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कोई लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। बट इस तरफ अगर आप लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो ये वापस वहीं पर चली जाएगी, मतलब बाउंस बैक हो जाएगी। जैसे आप क्या करते हो, दीवार पे बॉल को हिट करते हो तो वो क्या होती है, इस तरीके से आपने दीवार पे बॉल हिट करी और वो वापस चली गई, है ना, वापस आपके पास आ जाते हो। दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक और रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट भी आप कह सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन की पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आप देखो तो आप कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ प्लेन और स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नाउ तो यू मे नोट दी इन दिस डायग्राम दैट बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। तो आप देखोगे कि दोनों डायग्राम्स में बैक ऑफ द मिरर क्या है, शेडेड है। यू मे नोट इन दीज डायग्राम्स दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वो कौन सा पोर्शन है, शेडेड, ये वाला है ना। इधर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इस साइड, और इसमें इस साइड रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। You may now understand that the surface of a spoon curved inward can be approximated to concave mirror। जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है वो कॉन्केव मिरर वाला पोर्शन हो गया, और जो एंड द सरफेस ऑफ स्पून बल्ज्ड आउटवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ कॉन्वेक्स मिरर। जो बाहर की तरफ बल्ज्ड होता है चम्मच का हिस्सा, उसको आप बोल दोगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। आप देखो जाने से पहले कहीं पे भी अगर आप जाओ तो थोड़ा बहुत होमवर्क आपको करके जाना पड़ता है ना। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो उस जगह के बारे में आप रिसर्च करके जाओगे कि ये जगह कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें भी जाने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बार बार मैं बोलूँगी कि ये है तो तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्यू टर्म्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। पहला है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपका मिरर है उसका जो सेंटर है ये वाला, ठीक है, इसको आप बोलते हो पोल। रिफ्लेक्टिंग का जो ये है इसको आप बोलते हो पोल, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगर मैं पोल बोलूँ तो आपको सडनली समझ जाना कि मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ठीक है। इट लाइज ऑन द स्फेयर ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर, है ना, मिरर की सरफेस पर लाई करता है ये पॉइंट। द पॉइंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। किससे दिखाते हैं इसको, पी से दिखाते हैं, ठीक है। पोल ना लिख के मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, पी लिखूंगी, ऑलराइट। तो ये था हमारा पोल के बारे में कि ये हमारा क्या होता है, पोल होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स आते हैं, तो वो फर्दर टर्म्स कौन कौन से हैं तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का वो आपका स्फेयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, है ना। अगर मैं इसी को इस तरीके से कंप्लीट कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा स्फेयर बन जाएगा। ये बस यही कह रहा है, द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ स्फेयर। तो दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर ऑफ स्फेयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले मुझे एक स्फेयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक स्फेयर है, और आपको पता है हर स्फेयर का या हर चीज़ का, हर किसी का एक सेंटर होता है। तो दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये कर्व है ना, कर्वेचर बोला गया, कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व है अगर मैं इतना हिस्सा ही इसका कट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉनकेव मिरर। और ये वाला क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे मैंने मान लो कि इसको मैंने बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, ऑलराइट।
ये वाले हिस्से को मैंने बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड माय कॉनकेव मिरर। और इस वाले हिस्से को अगर अंदर की तरफ मैंने पॉलिश किया हुआ है तो इतनी ही डिस्टेंस पर मैं क्या मानूंगी, एक और यहाँ पर सरफेस मानूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा लेट सपोज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स साइड और ये अंदर वाली हो जाएगी कॉनकेव साइड। ऑलराइट, तो ये बहुत इजी सा टर्म है। अभी आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, चैप्टर बहुत अच्छा है, अभी हमने पढ़ना है, ये तो बस शुरुआत है। बस आप सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, चैनल को जल्दी जल्दी कर दो, बस जल्दी कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चैनल को जल्दी वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब करो। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये जो था, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको बेसिकली किससे दिखाया जाता है, सी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दिखाया जाता है। ऑलराइट, तो ये कह रहा है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। कहाँ से दिखाया जाता है इसको, लेटर सी से दिखाया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। अब देखो मिरर तो ये है ना, अंदर तो खोखला है, खाली है, एम्प्टी है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये मिरर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप लिख सकते हो ये वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर है ये, मतलब इसकी रीच में नहीं है ये। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, कॉनकेव मिरर मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉनकेव मिरर होता है ये वाला, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, अंदर की तरफ वाला है। तो जो ये कह रहा है कि, दोबारा से मैं ये लाइन पढ़ती हूँ, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। तो कॉनकेव मिरर हो गया ये वाला हिस्सा, इसके फ्रंट में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लाई करता है। However, it lies behind the mirror in case of convex mirror। अगर मैं convex mirror की बात करूँ तो ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी इस तरफ है, तो देखो बिहाइंड द मिरर है ना, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है अपोजिट टू द मिरर है। ठीक है, तो यहाँ से किसकी डेफिनेशन और बन के आ सकती है, जो कि मैं प्रिफर करती हूँ ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि कॉन्केव मिरर आर दोज मिरर हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, या आप कह सकते हो कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हाउएवर ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जिनका बिहाइंड द मिरर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट आर योर कॉन्वेक्स मिरर। तो यू मे नोट दैट इन फिगर 9.2 ए एंड बी द रेडियस ऑफ स्फेयर of which the reflecting surface of a refractor forms of a called। अब ठीक है, आगे चल के कह रहे हैं कि ये एक इमेज है 9.2। ओके, ये है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगी कि आप इसको ईजिली देख सको। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी यही होती है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दिस इज कॉल्ड योर कॉन्केव मिरर। तो इसी कॉन्केव मिरर पर हम कुछ चीज़ें हैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, जो टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सी है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, कोई आपके पास क्या है, कोई कर्व है, तो कर्व का आपको पता है सेंटर होता है, और सेंटर से इस कर्व तक की जो डिस्टेंस होती है दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो हमारे मिरर तक की डिस्टेंस होगी दिस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पी है ये तो आपको पता है पोल है, क्योंकि ये हमारा इसका सरफेस में कोई सेंटर पे जो पॉइंट होता है दिस इज़ कॉल्ड पोल। और जो एम एन है, ठीक है, पर्टिकुलर जो एम एन है, ठीक है, ये एम और एन जो है इसको हम बोलते हैं अपर्चर, APERTURE, अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर बेसिकली वो एरिया होता है, वो पार्ट होता है जहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसके बाहर और इसके बाहर तो होगा नहीं, क्योंकि मिरर इतना में ही ख़त्म है। ठीक है, और ये जो होता है ना, रेडियस का जो हाफ होता है, R इज़ इक्वल्स टू एफ बाई, सॉरी, एफ इज़ इक्वल्स टू, ये गलत लिख दिया मैंने, एफ इज़ इक्वल्स टू R/2। रेडियस का जो हाफ होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम, ये जो एफ है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और मतलब सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, मतलब ये भी हो गया हमारा R/2 और ये वाला हिस्सा भी हो गया R/2। CF भी हमारा R/2 हो गया और PF भी हमारा R/2 हो गया। ठीक है, ये हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये F हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से रेडियस निकालनी है तो F तो हमारा रेडियस इक्वल्स टू 2 फोकस,
अगर आपको फोकस की डिस्टेंस पता है, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल ईजिली फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा कुछ है। ठीक है, अब इस इमेज को हम लोग समझेंगे बाद में, तो हम प्रॉपर चलते फिर से हमारे वहाँ पर जहाँ पर हमने छोड़ा था अपना लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। तो हमारा हो चुका था कहाँ तक, हमारा हो चुका था ओके, यहाँ थोड़ा सा हम इसको ओके ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। बिफोर फर्दर हम क्या कर रहे थे, पॉइंट्स को पढ़ रहे थे। तो पोल हमने पढ़ लिया था, पोल क्या होता है, और बाकी चीज़ें भी हमने देख ली हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ तक कर लिया था ना हमने, सेंटर बिहाइंड यहाँ तक कर लिया था हमने। ओके, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स पार्ट। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैंने आपको बता दिया है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं, हम आर से करते हैं रिप्रेजेंट। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आपकी पी सी है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। Imagine a straight line passing through the pole in the center of curvature of a spherical mirror. This line is called principal axis. Okay, principal axis मैंने आपको नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। principal axis क्या होती है। Let's suppose कि ये हमारा क्या है, सेंटर, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा पोल है। ठीक है, और ये हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन पॉइंट से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं क्या, ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इस इमेजिनरी लाइन को। ठीक है, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो पोल पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बोल रहा है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये पोल पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल मेक्स द 90 डिग्री का एंगल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये जो वर्ड आपका यूज़ हुआ है यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, दीज आर द वर्ड्स यूज फॉर 90 डिग्री। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाले हैं।